हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं वनीता आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मैं आपके जो प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के मैथ्स के पेपर के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि मैं अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है, तो मैं अपने कार्यालय में 40 मिनट देरी से पहुंचता हूं। कार्यालय का मतलब होता है ऑफिस, ठीक है। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, पहले आ जाऊंगा, ठीक है। उसने बोला कि यदि 3 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है तो वो क्या 40 मिनट लेट पहुंचता है ऑफिस में। यदि वो 4 किलोमीटर, यदि वो अपनी रफ्तार बढ़ा देता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो वो 30 मिनट क्या होता है, पहले पहुंच जाता है। तो हमसे पूछा गया है किलोमीटर में मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जो दूरी निकालनी है वो हमें किलोमीटर में निकालनी है। देखो, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये मिनट में है, ठीक है। तो हमें कुछ इतना चेंज करने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको इस चीज़ को, क्वेश्चन को करने का तरीका, दूरी पूछिए। आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, देखिए होता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। हमसे पूछिए दूरी, तो डी बराबर यहाँ पे एस गुना टी हो जाएगा। एस होता है यहाँ पे चाल गुना समय, ठीक है। चाल हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे चाल हमें पहले कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, गुना समय कितना है 40 मिनट। आप ये गलती मत करके आना कि 40 देखना, यहाँ पे आप लिखना टी, क्योंकि देरी से पहुँच रहा है तो बीच में आएगा प्लस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे घर और कार्यालय की बात की गई है, इसलिए मैं उसको टी प्लस में ले रही हूँ, ठीक है। और क्या करोगे तो, और दूसरा, तो दूसरी चीज़ उसने बोली क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलो। यदि आपने इस चीज़ को बराबर में ही लेना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, तो क्या होता है वो 30 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो पहले है तो माइनस का 30 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये पहले की बात कर रहा है, बाद की बात करेगा तो प्लस आएगा बीच में, पहले की बात करेगा तो बीच में माइनस का 30 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। टी जो यहाँ पे है ना, ये क्या है, आप घर की दूरी समझ सकते हो उसको, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। गुणा कर देते हैं अंदर, तो 3t प्लस का 104 या 12 120 बराबर हो गया 4t माइनस का 4 120, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे t है, ये यहाँ पे जाके माइनस का होगा तो माइनस का t हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 120 है प्लस का, और इधर जाएगा तो ये माइनस का होगा, तो ठीक है। तो माइनस का 120 में और 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 240 आएगा, ठीक है। ये किस में निकलेगा, ये आएगा मिनट में आगे समय, क्योंकि हमें मिनट में दे रखा है, ठीक है। ये मिनट में दे रखा है हमें, ओके। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बहुत यूजफुल है लेकिन आंसर, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा गया है, दूरी पूछी गई हमसे, दूरी पूछी गई है, ये मिनट में आ रहा है लेकिन आंसर और किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसके दो तरीके निकालने के, इसके दो तरीके निकालने के, या आप टी की वैल्यू इस वाली वैल्यू में पुट कर दीजिए, या टी की वैल्यू आप यहाँ पे रख लीजिए, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन इजी लगेगी वहाँ पे आप रख लीजिए, या आपने इस वाले पार्ट में रख देनी है, या इस वाले पार्ट में रख दीजिए। आपको कौन सा पार्ट ठीक लगता है कि हाँ आपकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ईजिली निकल जाएगा, वहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, तो टी की 3 हो गया, टी कितना है 240 हो गया, प्लस का 40 हो गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, अब उसने बोला ये मेरा आंसर मिनट में है, ठीक है। ये मेरा जो आंसर है मिनट में है, ठीक है।
ध्यान से समझना थोड़े से क्वेश्चंस को, ध्यान से इस चीज़ को करना, क्योंकि मुझे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बदलना है। ठीक है, अब यहाँ पे टी कितना था, 240 था। ठीक है, तो 240 यहाँ पे था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे क्या किया मैंने, आपने पहले इसको जोड़ लो, फिर उसके बाद मैं मिनट को घंटे में चेंज कर दूँगी। ठीक है, 3 गुना 280 हो गया बटा 60 कर रही हूँ। 60 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 60 इसलिए किया क्योंकि मेरा जो समय था वो मिनट में था। जब मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे तो 60 से भाग कर दोगे। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 14 किलोमीटर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ प्रोसेस को। आपने क्या करना, दोनों की जो दूरी है उसको बराबर कर देना। यहाँ से आप टी निकाल दें, टी मतलब समय निकाल देंगे। ठीक है, समय निकाल दिया। समय क्योंकि मिनट में दे रखा है, लेकिन आंसर हमसे पूछ रखा है किसमें, किलोमीटर, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा में है और आपका समय मिनट में, तो मिनट को आपने क्या करना है, घंटे में चेंज करना है। पहले या आप इधर ही चेंज कर लीजिए, या टी को आपने यहीं पे चेंज कर लीजिए। यदि आप आगे चेंज करते हो तो आपको पहले इनको जोड़ना है, फिर उसको हल करना है। ठीक है, टी का जो समय की वैल्यू है या आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, या इसके जो बराबर में उसमें पुट कर लीजिए, किसी में भी रखोगे आंसर दोनों ही साइड से सही ही आएगा। वैल्यू पुट करी, आंसर निकाल दोगे और 14 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। कोई कन्फ्यूजन हो गया, कोई समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान एक कार 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। क्या दे रखा है, ये आपको चाल ये दे रखी है, आपको क्या दे रखी, चाल दे रखी है। ठीक है, चाल से गतिमान है, कार का इतने सेकंड में, ये आपको समय देखो तो दूरी पूछी हुई है। सीधा सा फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, हमें दूरी तय करनी है, तो यहाँ से दूरी क्या निकलेगी, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय हो जाएगा। तो चाल कितनी दे रखी, 72। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। आंसर आपसे मीटर में पूछा गया है, तो कोई सारे आंसर जो है मीटर में है, और ये जो आपको है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 10 सेकंड है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देती हूँ। तो आपने क्या करना है, 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18 से गुना करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा, गुना समय कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, शुरू करेंगे, काटना पीटना इसको। 18 चौके 72, 5 दूनी 20, 20 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 200 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपको एक बार, मैं हमेशा अपनी क्लास में यही चीज़ समझाती हूँ बच्चों को कि सबसे पहले आप यूनिट देखा करो, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो यूनिट में गलतियाँ करके आते हैं, यूनिट चेंज नहीं करते और आंसर आपका गलत आता है। सबसे पहले देखो कि यूनिट क्या दे रखी है, किस पे आंसर पूछा है, किस चीज़ में आपका आंसर आपको आना है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा क्वेश्चन। नहीं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपको जो चीज़ जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। जब मैं कल नेक्स्ट क्लास दूँगी तो सबसे पहले मैं आपके डाउट ही क्लियर करूँगी सब बच्चों के, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन को वीडियो को स्टार्ट करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब उसको कह सकते हो। उसने क्या बोला, एक विक्रेता 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 45 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य के चावल को दो किस्मों को 3.7 के अनुपात में मिलाता है। ठीक है, दो चावल है, किस्म के एक कितना 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरा क्या है 45 रुपये किलोग्राम, मतलब 60 रुपये का 1 किलो। इसका मतलब ये हुआ, दो चावल है जो मान, एक है 60 रुपये किलो और एक है 45 रुपये किलो। ठीक है, दोनों किस्मों का अनुपात कितना है, 3:7 है, 7 में मिलता है। यदि वह मिश्रित किस्म 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, मतलब दूध क्या करता है, जो
मान लो जैसे कि जो बासमती चावल 60 रुपये है, मोटा चावल 45 रुपये है। समझ लो 2 किस्म के चावल है, एक मोटा चावल है और एक बासमती चावल है। अब वो कह रहा है यदि वो मोटे चावल को और बासमती चावल को मिक्स कर देता है तब वो क्या करता है, 65 रुपये के 1 किलो चावल बेचता है दुकानदार। तो उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, लाभ प्रतिशत उसने पूछा गया है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन उसने क्या बोला है ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, 2 किस्म के चावल है जिसका 3:7 है। ठीक है, अब उसने बोला जो पहला है वो 60 रुपये किलो है, तो 3 के हिसाब से कितना मिलेगा, 60 गुना 3 कितना हो गया, 107 18 100 सॉरी इसको मिटा देती हूँ, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि 2 किस्म के है जिसमें मिलाया जाता है 3:7 में मिलाया जाता है। तो एक जो पहला चावल जो 60 रुपये किलो था वो कितना हो गया, 180 हो गया। दूसरा कितना है 45 का, तो 45 का कितना अनुपात है, 7 है। ठीक है, कितने रुपये किलो होगा ये, 7 किलो कितने का होगा, 7 पंजे 35 का 3 हासिल लगा, 7 चौका 28, 28 और 3 31। ये 2 अनुपात मुझे पता चलेंगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि उसको जब दोनों को मिलाया जाता है, दोनों चावलों को, मतलब 180 और 375 को मिलाया गया है, कितना मिलेगा, 315 प्लस 180, दोनों को मैं जोड़ूंगी तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, ये होगा 5 9 4 495 रुपये। ठीक है, 495 रुपये टोटल मिल गया। अब उसने क्या बोला है, अब अनुपात में एक मिश्रित किस्म को रुपए में 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। ठीक है, अब मुझे इसका सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इनका, अब मुझे टोटल पता चल गया कितना है, 495 है। तो 495 टोटल कितना अनुपात कितना है, 3:7 है। तो 3 + 7 कितना हो गया, 10। 10 को भाग देंगे तो कितना होगा, 49.5 मिल गया मुझे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो चावल बिक रहे हैं, दोनों जो चावल बिक रहे हैं उनको वो कितने में है, 49.5 में। ये मुझे क्या मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया। किसका मिल गया क्रय मूल्य, 2 चावलों का, जो दोनों चावलों को मिश्रित किया है हमने। ठीक है, फिर से समझाती हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें हमें 2 अनुपात दे रखे थे, तो इसका कितना, पहले के कितना मिला, 180 रुपये मिल गया। 3 किलो का कितने बिका, 180 रुपये बिका। 7 किलो का 315 में मिला। दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मुझे 495 रुपये टोटल, जब दोनों को मिश्रित किया हमने तो कितने रुपये में बिके वो बिका है तो 495 में। ठीक है, अब मुझे 495 में मिले हैं तो मुझे यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है कि एक्चुअली में जब दोनों को मिश्रित किया गया था चावलों को तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। जितना मूल्य है बटा जो अनुपात दे रखा उनको आपने प्लस में कर देना है और उससे भाग दे देना है। तो 495 रुपये मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे क्रय मूल्य मिल गया। ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। यहाँ से मुझे क्या मिला, क्रय मूल्य। यहाँ से मुझे मूल्य पता चल गया वस्तु का, लेकिन अब मुझे क्रय मूल्य कितना है, 449.5। लेकिन वो कितने रुपये बेच रहा है, 65 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है। ठीक है, बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है इसका, सेलिंग प्राइस है 65 रुपये। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, 49.5 की चीज़ को वो 65 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ से आपको कितने का लाभ होगा, यहाँ से आपको कितने का लाभ होगा, यहाँ से लाभ कितने होगा। यदि मैं क्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने का लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ यहाँ से नेक्स्ट पेज में करती हूँ। यहाँ पर मेरे पे बिल्कुल स्पेस नहीं बच पा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ मैं अपना। देखो, विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य घटा दूँगी। विक्रय मूल्य कितने का, 65.0 का। सॉरी फ्रेंड, आई थिंक इसका थोड़ा स्पेस थोड़ा ढील उसका, सॉरी इसका जो कलर है बहुत लाइट है तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। 65 रुपये किलो बेचा है।
ये इसका कितना है, विक्रय मूल्य है चावल का 2 मिश्रित का। क्रय मूल्य कितना है, 49.5 हो गया। घटाऊंगी तो मुझे कितने का लाभ होगा, 10 में से 5 गए 5 होगा, यहाँ पे बचेगा 64 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15.1 के बाद है तो इतना हुआ। तो 15.5 का क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाभ। अब उसने पूछा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला जो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है। यदि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है वहाँ पे ऊपर लॉस हो जाता है, और लेकिन क्रय मूल्य नीचे सेम ही रहता है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। ठीक है, तो 15.5 है, क्रय मूल्य कितना निकाला था, 49.5 निकाला था, गुना 100। 0 से 0 कट गई। ठीक है, अब इसको काटना शुरू करती हूँ तो आराम से ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 नीम 45। ठीक है, अब मैं सीधा क्या बचेगा, 3100 बटा 99। ठीक है, सीधा काटना शुरू करती हूँ संख्या से। यदि ये कितनी बार कटेगा, 3 बार काटती हूँ तो कितनी बार, 3 बार कटेगा। हाँ, 3 बार कटेगा तो 9 तिया 27 होगा, 2 हंस लेगा, 9 तिया 27, 27 और 29 कितना होगा, 997 होगा। 310 में से 997 घटाऊंगी तो मुझे मिलेगा 13। ठीक है, 13 मिलेगा, 0 लगाऊंगी तो होगा 130 होगा। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 130 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। यहाँ पे 31 बचा, दशमलव लगाऊंगी, 0 जाएगा। 310 फिर से 310 बन गया, फिर से ये 3 बार जाएगा, ये जाएगा तो 97, फिर से ये एक बार जाएगा तो 31.31% का लाभ होगा। ठीक है, पिछले पेज में जाती हूँ तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 31.31%। हमें देखो, आपको जब भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि उसने पूछा लाभ प्रतिशत पूछा गया। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाभ कितने का हो रहा है। लाभ आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन आपको क्रय मूल्य नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि लाभ कितने का हुआ, उससे फिर आप इस पर फॉर्मूला रख के कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा क्वेश्चन। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे, कोई भी किसी भी क्वेश्चन, ये नहीं जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, उसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट है किसी चैप्टर में, किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन बोला है, यदि किसी धन राशि पर 25 वर्ष के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है, तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर पूछी है। मतलब उसने आर आपसे पूछा है, आर की मान आपने दर जो होती है आर, वो आपसे पूछा है। इसको हम कैसे ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो आज मैं आपको समझाऊंगी। देखो, उसने क्या बोला है, उसने सीधा, आप अभी इस 25 को भी रहने दीजिए, उसने क्या बोला ध्यान से समझना। कुल साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। क्या है, मूलधन का 5/8 है, बराबर कितना है, 5/8 किसका है, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज़ बता सकते हैं, यदि मैं यहाँ पे साधारण ब्याज का और मूलधन का रेशो निकालूं, अनुपात निकाल सकती हूँ कि साधारण ब्याज के मान कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन कितना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से
यहाँ से देखो 5 तो ऊपर ही रहेगा, 8 भी सेम ही रहेगा, क्योंकि p है ये यहाँ पे इसके नीचे चला जाएगा। तो आपको पता चल गया यहाँ से साधारण ब्याज कितना है, 5 है, p कितना है, 8 है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साधारण ब्याज का, SI बराबर होता है p मतलब मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, इस पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हम अपना निकालेंगे। ठीक है, CI कितना है हमारा, CI की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 5 है, 5 बराबर P कितना है, यहाँ पे 8 है, 8 गुना R हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, R यहाँ पे निकालना है और T हमें कितना दे रखा, 25 वर्ष दे रखा है, गुना 25 बटा कितना होता है, बटा 100 होता है। ठीक है, अब आप एक ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। यहाँ से 25 से कितनी बार जाएगा, 25 चौके 100, 4 से 8 2 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा R बराबर हो जाएगा, बराबर में 5 है, ये 2 R के साथ है तो बटे में चला जाएगा तो 5 से 2 को 5 से भाग कटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 हाथ से बचा, 1 2 से नहीं जाएगा, दशमलव लगाऊंगी 10 हो जाएगा, 5 बार जाएगा तो कितना होगा, 2.5%। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आपको मेरा सेक्शन अच्छा लग रहा है, दिल से आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा सेक्शन है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 50 छात्रों और 6 शिक्षकों वाली एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुछ चॉकलेट दी गई है, जिनकी संख्या कुल छात्रों की संख्या के 16% के बराबर है और प्रत्येक शिक्षक से मिले चॉकलेटों की संख्या छात्रों की कुल संख्या के 12% के बराबर है। चॉकलेटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो उसने क्या बोला है, ध्यान से समझना। उसने बोला कि 50 छात्रों, उसने बोला 50 छात्रों। ठीक है, अब देखो उसके बाद बोला कि प्रत्येक छात्र की कुछ चॉकलेट दी गई है। ठीक है, एक कक्षा है जिसमें 50 छात्र है, 6 शिक्षक है। ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, छात्र को चॉकलेट दी गई है कुछ, जिनकी संख्या छात्रों की संख्या के 16% है। ध्यान से समझना, जो कुल छात्रों की संख्या का 16% है, मतलब छात्र कितने हैं, 50 है, उसके कितने प्रतिशत है, 16% है, 16 बटा 100, तो 50 का 16% हम यहाँ पे निकालेंगे। 0 से 0 कटेगी, 5 दूनी 8 गुना 8, तो टोटल कितने हैं, 8 है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब मुझे बताइए, यदि प्रत्येक बच्चे को, उसने बोला कि जिनकी जो कक्षा में छात्रा को कुछ चॉकलेट दी गई है, जिसकी संख्या छात्रों की संख्या से 16% के बराबर है, यदि प्रत्येक बच्चे को 8, ये क्या है, 8 चॉकलेट मिली है, मतलब प्रत्येक एक व्यक्ति को 8 चॉकलेट मिल रही है, तो 50 छात्रा को कितनी चॉकलेट मिलेगी। तो मैं यहाँ पे 8 से गुना कर दूंगी तो टोटल कितनी चॉकलेट हो जाएगी, 8 पंजे 40, तो टोटल कितनी चॉकलेटें हुई, 400 चॉकलेटें हुई है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, अभी 6 शिक्षकों को आप अभी रहने ही दो, क्योंकि अभी जो भाषा जो बोल रहा है ना, बहुत से बच्चों को समझ में भी नहीं आती कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि प्रत्येक शिक्षक से मिली चॉकलेटों की संख्या, जो 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 टीचर है जो बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, वो छात्रों की कुल संख्या के 12% के बराबर है। ठीक है, जो
चॉकलेटें मिली है ना, ध्यान से समझना क्या बोला उसने, प्रत्येक शिक्षक, तो मैं हर एक टीचर से मिली चॉकलेट, जो 400 चॉकलेटें हैं टोटल जो बच्चों को मिली है, जो टीचर्स ने दी है, प्रत्येक टीचर से, मतलब हर एक टीचर से चॉकलेट मिल रही है, उसकी जो संख्या है, जो मतलब 400 चॉकलेट मिली है, वो उसकी बात कर रहा है, अब इसकी बात कर रही है। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, ये जो बात कर रहा है ना कि प्रत्येक शिक्षक को चॉकलेटों की संख्या की छात्रों की कुल संख्या के 12% के बराबर है। मतलब टोटल कितने छात्र हैं, 12, उसके जो 12% के बराबर है बटा 100। ठीक है, बटा 100 ये चीज़ उसने बोली है। ठीक, क्या बोली है, फिर से समझना क्वेश्चन को, कि प्रत्येक छात्र को चॉकलेट मिल रही है, वो छात्रों की कुल संख्या के 12%, कुल छात्र कितने हैं 50, उसके कितना है 12% है, 50 दूनी 100, 2 दूनी 6, तो 6 हो गया, यहाँ से 6 मिल गया मुझे। अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में कि चॉकलेटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चॉकलेटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा। अब एक चीज़ आप मुझे बताइए, हमें जो मिली 6 मिली है, ठीक है, 6 मिल रही है, और शिक्षक कितने हैं 6 हैं। ठीक है, क्योंकि उसने यही चीज़ बोली थी ना कि मिली चॉकलेटों की कुल संख्या, जो चॉकलेट मिली है वो 6 चॉकलेट हमें मिली है। जो छात्रों को है, जो क्लास में जो बच्चे हैं उनको 6 चॉकलेट मिली है, और प्रत्येक से चॉकलेट मिल रही है। अब 6 चॉकलेट बच्चों को मिली है और छात्र कितने हैं 6 हैं, तो टोटल चॉकलेटें कितनी होगी, 6 छिंगे 36 हो गई है, 36 हो गई है। ठीक है, अब चॉकलेट कितनी होगी 36 हो गई है, और 50 बच्चे थे, और टोटल कितने हुई 400 वहाँ पे थे, तो 400 में हम 36 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 436 हो जाएगी। ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सच्ची में कह रही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, पीछे जो 50 बच्चों को चॉकलेटें मिली थी, कितनी थी 400 थी, बच्चों से चॉकलेट कितनी मिल रही है 36 मिल रही है टीचर से, तो कितनी होगी 436 हो गई। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसने क्या बोला कि 50 छात्रों और 6 शिक्षकों को एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुछ चॉकलेट दी गई, मतलब 50 बच्चे हैं, 6 टीचर है, वो 6 टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को चॉकलेटें दी है, कुछ चॉकलेटें दी हैं। ठीक है, अब जिसकी संख्या कुल छात्रों की संख्या के 16% के बराबर है, जिनकी संख्या मतलब जो चॉकलेटों की संख्या दी, जो कुछ चॉकलेट दी है ना, उनकी संख्या 16% के बराबर है। तो मैंने क्या करा, 50 का 16% निकाल दिया, तो टोटल कितना है 8 है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या बोला था, 8 आया। अब उसके बाद उसने बोला, अब ये जो 8 आया है वो क्या है, 50 छात्र है, मैंने उससे गुना कर दिया, तो टोटल कितने हो गए 400 हो गई, 400 होगी। फिर उसके उसने क्या बोला है कि प्रत्येक शिक्षक से मिली चॉकलेटों की संख्या, मतलब टीचर्स जो प्रत्येक मतलब 6 टीचर है उनसे जो चॉकलेटें मिल रही है वो 12% के बराबर है। तो 50 का मैंने 12% निकाला तो कितनी होगी 6 मिली हुई। अब देखो पहले 400 थी, अब देखो पहले 6 थी और 6 चॉकलेटें थी, और 6 चॉकलेट हर टीचर से मिल रही थी, तो कितनी मिल रही थी 36 हुई। 400 पहले बच्चों को मिल रही थी। ठीक है, 400 में मैं 36 जोड़ दूँगी तो कितना है 436 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को तरीका करने का यही एक बेस्ट तरीका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पता है बच्चों को कहीं भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी आपको, जब भी आप मेरे साथ या किसी भी और यूट्यूबर के साथ आप वीडियो देखते हो तो कॉपी पेंसिल लेके ज़रूर बैठो। सबसे पहले कोशिश किया करो कि आप इसे खुद से कर सको।
या कि देखो हम वीडियो बना देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप सेव डाउनलोड पे करके सेव कर सकते हैं। कोशिश क्या करो, क्वेश्चंस को पहले खुद सोल्व करने की कोशिश क्या करो, फिर देखा करो कि किस तरह से किए जाते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको आप नोट्स बना के लिख लीजिए करो, जिससे कि एट फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 90 में x% की वृद्धि हो जाए तो वह 117 हो जाता है, x का मान कितना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है, शानदार तरीके से मैं आपको बस समझाऊंगी शॉर्ट तरीके से। ठीक है, देखो उसने क्या बोला है, 90 में x% की वृद्धि हो जाए तो 117 हो जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है, सब इसमें आपने करना है 117 में से 90 को घटाना है। सबसे पहले वह जितना मान हो जाता है जिसमें 90 में कितने में हो रहा है तो आपने उसमें से घटा देना, तो कितना होगा, 27 हो जाता है। मतलब क्या है, 90 में x% की वृद्धि करने पर वह 117 हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अब यहाँ पे आप 117 नहीं रखोगे, जो आपका मान आएगा उसको आपने रखना ऊपर 27 गुना, क्योंकि वृद्धि की बात की कर रही है, 100 बटा कितने का हो रहा है, ये 90 का हो रहा है, तो नीचे 90 आएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चे बहुत सी गलती करके आते हैं इस क्वेश्चन में। 0 से 0 कट गया, 9 तिया 27, 10 तिया 30, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज कितना है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, आपको पता है कि समचतुर्भुज कैसा होता है, इस प्रकार से होता है समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, उसने क्या दे रखा है, इसने बोला कि समचतुर्भुज है जिसकी 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है इसकी, और ये कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब उसने बोला है समांतर, यदि इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब ये जो समांतर के बीच की दूरी है ये कितना दे रखा, 5 दे रखे हैं हमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसने पूछा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा होगा उसने मेरे से, जहाँ तक मुझे ख्याल है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, उसका होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल 10 + 20। ठीक है, गुना जो ये होती है इनकी समांतर भुजाओं की दूरी का वैल्यू 5। ठीक है, तो कितना होगा, 1/2 10 + 20 30 बटा गुना 5, 2 एकम 2 2 पंजे 10 15 पंजे 75। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा होगा उसने, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट छपा होगा या मेरे से ही थोड़ा टाइप करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आम जो समांतर भुजाएं होता है उनका योगफल गुना दो समांतर रेखाएं जो होती है इसका वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 और 3 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, आपको पता है इस क्वेश्चन को यदि आप ऐसे मान करेंगे कि 199 है, फिर उसको भाग दोगे शेषफल, बहुत लंबा क्वेश्चन चल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सीधा आप ऑप्शन से कीजिए, सबसे बेस्ट है। देखो
ये 96 जो है ये 3 से विभाज्य है, लेकिन 7 से है कि नहीं। 7 एकम 7, 2 26 नहीं जाता, तो 96 तो वैसे नहीं होगा। दूसरे नंबर पर कितना आ गया 63। 7 निम 7 से 63 नहीं कटता है। 7 निम 63 नहीं, 7 निम 63 चल जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी भी है। 7 निम 63, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 3 एकम 3, तो 63 तो आराम से चला जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ऑप्शन नंबर सी भी है। ठीक है, 91 7 से चल जाएगा, लेकिन 9 से 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 2, बी और सी। अब देखो 63 7 से विभाज्य होता है और 3 से भी। 84 7 से भी विभाज्य होगा। अब विभाज्य मतलब होता है भाग देना, भाग देना का भाग होता है, विभाज्य मतलब कट रहेगा वो। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कौन सा आंसर हम लेंगे। उसने क्या बोला है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उसने पूछी। बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन सी है, 84 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यदि छोटी पूछता तो 63 होता, बड़ी पूछी है तो बड़ी संख्या होती है, कौन सी है 84। अपने उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पेन का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें, 660 रुपये दे रखा है। यदि प्राप्त लाभ कितना है 20% है, तो पेन को बेचने पर लाभ रुपये ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है। इसको देखो ज़्यादा सोच समझने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी, आंखों में क्वेश्चन था ये, बस करने को इतना तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं इसमें। उसने क्या बोला है, बहुत से बच्चे इसमें क्वेश्चन में गलती भी करके आते हैं। उसने क्या बोला, 20% का लाभ हो रहा है। जब भी लाभ की बात की जाती है तो उसमें 100 में जुड़ेगा, तो 120 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 660 रुपये में हो रहा है। ठीक है, यही तो चीज़ उसने बोली है कि इतने 600 तक कोई चीज़ बेची जा रही है। एक पेन, जो पेन 660 रुपये बेचा जा रहा है, उसको कितने लिखा, 20 का लाभ हो रहा है, मतलब 120 का चीज़ 660 पे। ठीक है, पेन बेचने का लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए, सीधी सी बात है। इसने पूछा बेचने पर लाभ रुपए में, लाभ कितना है 20 का है, तो 20 में कितना होगा, प्रतिशत में कितना होगा, 660 बटा 120 गुना 20, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 एकम 6, 6 एकम 6 0, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, 110 रुपये है। ऑप्शन नंबर सी था ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, कुछ था, सीधा सा क्वेश्चन था। जो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट होता है, सबसे पहले उसने बोला कि इतने में कोई चीज़ बेची है तो उसको 20 का लाभ हो रहा है। कितने में बेच हो रहा है, 120 में कितने का लाभ, कितने रुपये बिक्री मूल्य कितना है, 660 में है। उसने पूछा लाभ कितने रुपये में ज्ञात की थी, तो 20% में आप निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, उम्मीद है समझ में आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब कह सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेपर क्वेश्चन लेंथी लग रहा होगा आपको, लेकिन करोगे तो 2 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में एक कार्य 10 दिन में पूरा किया जा सकता था। ठीक है, कोई एक कार्य है जिसको 10 दिन में पूरा किया जा सकता था, उसे 8 दिन में ही पूरा कर लिया गया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, तो 10 दिन का जो कार्य था वो 8 दिन में कर लिया, मतलब 2 दिन पहले ही उस कार्य को कर लिया है। ठीक है, क्योंकि कार्यकाल की शुरुआत में 5 अधिक पुरुष शामिल थे, मतलब वो 8 दिन में कार्य इसलिए पूरा हो गया क्योंकि इसमें 5 आदमी जो थे अधिक लगा लिए थे। ठीक है, तो 5 पुरुषों के साथ शामिल होने से पहले पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी, मतलब जो कार्य 8 दिन में हो रहा था, 8 दिन में हुआ, 5 लोगों को अधिक जोड़ा गया। जब उनको जोड़ा नहीं गया था उससे पहले आदमियों की संख्या कितनी है वो आपसे पूछा गया। इसको हम जो करेंगे रेशो मेथड से हम करेंगे, इसको बहुत ही इजी तरीके से इसको करेंगे। देखो उसमें दिन कितने दे रखे थे, दिन कितने दे रखे, उसने बोला था कि 10 दिन का कार्य
कितने दिन, वो कार्य कितने दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं, 8 दिन में कर देने। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, यदि दिन इसके हैं तो आदमी या पुरुष जो होंगे वो उसके कार्य के उल्टा होगा। ये नियम हमेशा याद रखना, ये रूल हमेशा याद रखना। यदि दिन जितने हैं, यदि आदमी जो भी कार्य करेंगे, पुरुष जो होंगे, जो कार्य क्षमता जो होगी, जो कार्य करे पुरुष की होगी, वो उसका उल्टा होता है। तो आदमी कितने हो गए, 8:10 हो गए। ठीक है, आपको इतना चीज़ समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आ का 8 है, तो 8 से 8 कट गया। ठीक है, ऐसे मत करके आना। बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं इस क्वेश्चन में। ये नहीं है कि RSO मेथड है, वो आप उस क्वेश्चन को आर पार काट दो। अनुपात समानुपात वाले नियम इस पर मत लगा के आना ज़्यादा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा, पुरुषों की संख्या पूछी है। अब देखो पुरुष का रेशो मुझे कितना मिल गया, 8 और 10 मिल गया। अब ये जो 8 और 10 करा है, इसको मैं 2 से काट सकती हूँ, ईजिली कर सकेंगे। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, मतलब 4:5। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। एक आदमी का एक पुरुष का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तब 4 और 5 है, तो उसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक व्यक्ति का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो एक व्यक्ति का डिफरेंस किस पे आएगा, इस 5 में आएगा। इस 5 में आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैंने 4 पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने पहले की बात की है। पहले कितने थे, 10 दिन में पूरा करना था जिस कार्य को, तो वो इसकी बात कर रहा है। तो ये जो 1 है वो 5 के बराबर होगा। ठीक है, उसने पूछा है पहले कितने व्यक्ति होंगे। जब 1 5 के बराबर होगा तो 4 कितने के बराबर होगा, 5 गुना 4, 5 चौके 20। ये जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पे करते हो ना क्वेश्चंस, उसी तरह ही इस क्वेश्चंस को मैंने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, दिन जो होता है, जो कार्य कम क्षमता होगी उसकी उल्टी होती है। ठीक है, काटा यहाँ से 1 का अंतर किसके, 5 के आया, क्योंकि हमसे पूछा गया है पहले कितने का, तो 4 किसके बराबर होगा, 5 की गुणा 4 में कर देंगे, 20 हो गया। तो 20 इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है, वास्तविक नाप से 20% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। उसने क्या बोला है, मान लिया जो हम कितना है, कोई वैल्यू कितनी है, 100 है। मान लिया मैंने 100 है, उसका तो कॉस्ट प्राइस है, जो उसका क्रय मूल्य है, मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, मान लिया कि उस चावल का जो क्रय मूल्य है मेरा 100 रुपये है। ठीक है, अब तो बोला 10% लाभ पर बेचता है। बेचने का मतलब क्या होता है, ये इसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमेशा इस साइड होता है और क्रय मूल्य हमेशा इस साइड होता है। 10% का लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, और माप से 20% कम वजन का प्रयोग करता है। नाप कितनी है, 100 की है, उससे कितना 20% कम तोलता है। कम की है तो 100 में घटाएंगे तो 80 है। तो 80 की चीज़ 110 में बिकी गई है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है मुझे यहाँ पे, 30 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत, मतलब 30 का लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है, 80 है, गुना 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, ये 50 है, सॉरी 50 की गुना मैं 3 से करूँगी तो कट जाएगा, ये फिर से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 25 दिया 75, 750 बटा 3,
मतलब नीचे 3 आएगा तो ऑप्शन ए भी नहीं है ना ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी एंड सी में से एक आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नीचे 3 है, 3 सिर्फ 2 में ही है, एक ऑप्शन नंबर बी में है और एक ऑप्शन नंबर डी में है। तो 750 को मैं 3 से भाग करूँगी तो कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3, इसे गलत कर दिया क्या? रुक जाओ, 25 या 75 है ये, सॉरी 25 या 75, तो 3 दूनी 6, ठीक है। लेकिन तो 37 आ रहा है, कुछ तो गलती हो गई कहीं पे यार, कुछ तो गलत हुआ है। रुको 1 मिनट में फिर से चेक करती हूँ, कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो फिर से। रुको, 0 से 0 कट गया, 2 2 10 से 5 आएगा, ये यहाँ 5 है, ये गलती होगी, सॉरी 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 सॉरी। रुको 1 सेकेंड, पहले मैं इसको रेजर कर देती हूँ यहाँ से, पहले इसको पूरा मिटा देती हूँ, ये तो ये सब गलत हो जाएगा मेरे से, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं पूरा इसे क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। शुरू करती हूँ। अब उसने क्या बोला है, एक सेकेंड बच्चों, क्या था उसने, क्या बोला था? ये 20 का लाभ होता है। 1 सेकेंड, पेन क्यों चल क्यों रही है? 1 सेकेंड, कहाँ पे क्या हो गया कुछ, 1 सेकेंड रुकिए, ठीक है। यहाँ पे 80 था और यहाँ पे कितना था? लाभ होता है 110 तक, कितने का प्रॉफिट होता है? 30 का हो रहा था, ठीक है। 30 का प्रॉफिट बटा 80 गुना 100। थोड़ी सी मेरे से वहाँ मिस्टेक हो गई थी फ्रेंड, इसमें से गलती हो गई थी। 0 से 0 मैं यहाँ पे काट देती हूँ, 2 2 पंजे 10, 0 2 चौके 8, 2 25 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 25 दिया, फिर भी गलत आ रहा है, तो गलत तो फिर भी आ रहा है मेरा, 2 आ रहा है बटा 2 आ रहा है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, आंसर नीचे 2 आएगा बटे में, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गई थी बोलने में, नीचे मेरे से थोड़ा सा गलती काटने में गलती हुई, तो नीचे कितना आ रहा था? 2 आ रहा है, तो बटे में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं ये चीज़ आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भी दिखाती हूँ आपको पूरा। 25 या 75, ठीक है, 25 या 75 बटा 2, ठीक है। 2 या 6, 2 सत्ते 14, 1/2, यही आ गया। लेकिन इस आंसर क्वेश्चन को तरीका निकाल, टाइम बचाने का तरीका सीखिए। देखो मेरे को पता है कि नीचे 2 है, तो मतलब शेष 2 से हमने भाग करना है, तो यहाँ पे बटे में 2 किसके है? एक ही के है, ऑप्शन नंबर सी में। वैसे तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन ये टाइम होता है, टाइम बचाने का तरीका होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, श्लोक पहले 140 किलोमीटर 3 घंटे में और अगले 180 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? ठीक है, बहुत ही इजी। जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले इतनी चाल चलता है, फिर अगले में इतनी चाल चलता है, पहले इतना समय लेता है, इतना समय लेता है, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, कुल चाल पूछी है, औसत चाल पूछी है, तो पहले की दूरी कितनी है? 140 प्लस दूसरे की दूरी 180 बटा समय कितना है? 3 है, फिर 5 है, इसको जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दोनों की दूरी को जोड़ दीजिए और बटा दोनों का समय को जोड़ दीजिए, औसत चाल निकल जाएगी आपकी। 0 18 8 12 हंस लगा, 1 2 1 320 बटा 8 8 चौके 32 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते ही आंसर आना चाहिए था, आंखों ही आंखों का क्वेश्चन सही, इतना इजी क्वेश्चन सही है। आप सोचोगे इतनी इजी क्वेश्चन तो पेपर पूछ ही जाता। बच्चों पेपर इसी प्रकार से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। पेपर इसी से ही आएगा, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ ना, पेपर 90 से 99% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बस ये है कि डाटा चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, और कुछ नहीं होगा। बस यदि मैंने यहाँ पे श्लोक लिखा है वो कुछ और लिख देगा, यहाँ पे 140 किलोमीटर है वो कुछ और वैल्यू लिख देगा, बस, और कुछ नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? ठीक है, उसने क्या बोला है, ए अनुपाते बी कितना है, 3:5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंखों ही आंखों क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, ए की वर्तमान आयु 33 है, मतलब जो ए की आयु कितनी है, 33 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है 5 साल बाद बी की आयु कितनी होगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, कैसे निकालेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, यदि 3:33 है तो आप यहाँ पे कितने से गुना की गई है ए में कि मुझे 33 मिला गया है। मुझे यहाँ पे 11 से गुना की गई है तभी तो मुझे 33 मिला होगा। 11 में मैं 3 की गुना करूँगी, जो अनुपात में मैं 11 की गुना करूँगी तभी तो मुझे 33 मिलेगा। तब 11 की गुना यहाँ पे होगी तो 11 की गुना यहाँ भी होगी, तो 11 पंजे 55। ठीक है, 11 पंजे 55। जब मुझे पता चल गया कि बी की वर्तमान आयु मुझे कितनी पड़ेगी, 55, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, बाद की बात पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगी, 55 में जो वर्तमान आयु में 5 जोड़ दूँगी, क्योंकि बाद की आयु पूछ रहा है, मतलब बाद, वर्ष बाद। पहले पूछता तो मैं घटाती, तो 55 और 5 कितना हो गया, 60। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी था, देखते ही आंसर आना चाहिए था इसका। जितनी आयु दो कितना गुना है, 11 गुना है, 11 से गुना करें तो 11 गुना यहाँ पे हुई तो 11 गुना बी में भी होगी। इससे मुझे बी की वर्तमान आयु पता चलेगी। जब वर्तमान आयु पता चलेगी तो मैं वहाँ पे 5 साल बाद पूछे या 5 साल पहले पूछे, आपने बाद में जोड़ोगे, पहले पूछेंगे तो घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। जब भी आपको कोई पूछ लिया जाए ना कि प्रथम 20 संख्याओं का माध्य क्या है, आँख बंद करके ऑप्शन नंबर सी लगा देना, 9.5। कैसे बता देती हूँ। ठीक है, याद कर लीजिए, याद तो कर लीजिए या समझ भी लीजिए कि कैसे आता है ये। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पूर्ण संख्याएं जो, जब भी पूर्ण संख्या कितनी भी पूछे आपसे, तो वो यदि ये 20 का है तो ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम 30 संख्या बताइए, 40 बताइए, 50 बताइए, तो आप उसको कैसे करेंगे, मैथड भी तो समझ में आना चाहिए ना। जब भी पूर्ण संख्या शुरू होती है ना, वो हमेशा 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होगी। प्रथम संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जहाँ तक आपसे पूछा है। ठीक, कितना होगा, 19 होगा, क्योंकि एक कम होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी पूर्ण संख्या की बात होती है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है। ठीक है, प्रथम 19 की बात की, आपको पता है पहला पद फॉर्मूला होता है, पहला पद कितना है, 0 प्लस लास्ट पद कितना है, 19/2। 19 को 2 से काटेंगे, 2 निम 18, एक बचेगा, दशमलव लगाई, 0 भरी, 2 पंजे 10। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, कितने भी संख्या प्रथम पूछ ले जाए, 50 पूछे, कितनी भी पूर्ण संख्या पूछ ली जाए आपसे, आपको इसी मेथड से निकालना, पहला पद प्लस का लास्ट पद बटा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 273, 312 और 351 का मास, सॉरी फ्रेंड थोड़ी सी बाय मिस्टेक हो गई थी, ये था का 35 का मासा कितना है, के है। यहाँ पर थोड़ी सी बाय मिस्टेक हो गई थी प्रिंट होने में, मासा मतलब महत्तम समावर्तक की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी टाइपिंग में, था 351 का मासा के है, तो के का मान के बीच होगा, मतलब के किसके मान के बीच होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो उसने क्या बोला है, 273, ठीक है, 312 और 351। ठीक है, आप देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। आप ये देखिए, ये जो संख्याएं हैं, अब आप ये देखिए, ये ऐसी कौन सी संख्या है जो ये पूरा इसको विभाजित कर देगी।
ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या से ये कट जाएगी। यदि आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो आप देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। 312 में से 273 को हम घटाएंगे तो कितना, 12 में से 3 गए बचेगा 9, ये होगा 30, 30 में से 27 गए बचा 30, 39 हुआ। इसी प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, 351 में से 312 घटेंगे तो 11 में से 2 गए 9, 34 में से 31 के 39। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच जो संख्या आ रही है उनका डिफरेंस 39 का आ रहा है। 39 का तो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मासा कितना हो गया हमारा, 39 हो गया, 39 हो गया। जब HCF 39 आ गया तो के का मान किसके बीच में होगा, नेचुरल सी बात है, 39 किसके बीच में आता है, ऑप्शन पे जाइए आप, 35 और 40 के बीच में होगा के का मान। 39 किस पे आता है, 25 30 के बीच में तो आता नहीं है, 35 और 40 के बीच में आएगा, 30 35 के बीच में भी नहीं आता और 40 और 45 के बीच में भी नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी। जब भी क्वेश्चन आप उनसे अगर तीनों का अंतर देख लीजिए, दो संख्याओं का अंतर देखिए, फिर दो संख्याओं का अंतर देखिए, दोनों का अंतर समान आता है तो वो क्या होता है, HCF होता है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होता है वही HCF होता है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 224 है। यदि 20% दर है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे ये चीज़ पूछी जाना है कि 2 वर्षों का, जब भी कहीं पे आ जाए कि 2 वर्षों का आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो, CI/SI का अंतर, बिना सोचे समझे वहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देना। कौन सा, CI माइनस का SI, मतलब साधारण ब्याज माइनस का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है PR² बस बिना सोचे समझे आपने बस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। CI/SI का अंतर कितना है, 224 है, बराबर P निकालना है हमें। R² कितना है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 20 दे रखा है, 20%, तो 20 गुना 20/100, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, 100 का स्क्वायर था यहाँ पे, 100 का स्क्वायर। जब भी आपको 2 साल का CI/SI का अंतर दियो, उसका सीधा फॉर्मूला होता है 2 वर्षों के लिए, CI माइनस का SI बराबर होता है PR²/100 का स्क्वायर होता है। मैंने गलती से यहाँ पे 100 लिखा था, 100 स्क्वायर, ठीक है। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ठीक है। तो P के वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 24 ऐसे रहेगा, ये पंजे पंजे 25, 25 यहाँ पे गुणा में चल जाएगा, ये 25, ठीक है। अब देखो 25 चौका 100 हो गया, 10 हासिल गया, 25 दूनी 50, 50 कुछ गलत तो नहीं कर दिया, रुको, 240 है, ये 240 है, सॉरी, ठीक है। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 10 हासिल लगा, 25, सॉरी फ्रेंड, 240 से 224 था, ये 224 था, वही सोची, गलती कैसे हो रही मेरी, ठीक है, 224 था ये, ठीक है। 25 चौके 100, 100 का 10 हासिल लगा, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 60 का 5 हासिल लगा, 25 दूनी 50, 50 और कुछ क्या हुआ, कुछ गलती हो रही है यार, कहीं पे तो कुछ मिस्टेक हो रही है, एक सेकंड रुकिए आप, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। मैं नेक्स्ट पेज में गुना करती हूँ, 224 की गुना 25 में करनी है, ठीक है। अब मैं इसकी गुना करती हूँ, 25 चौके 100 हो गया, 10 हासिल बचेगा, 25 दूनी 50, 50 और 10 60 होता है, 6 हासिल लगा, 25 दूनी 50 और 56 हो गया, 5600 हो गया। थोड़ा सा वहाँ पे होच पोच ज़्यादा हो गई थी, जिससे मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी गलती हो रही थी मेरे से। तो राइट आंसर कितना होगा इसका, एक सेकंड में देखती हूँ, कुछ नेक्स्ट गलत पेज खुल गया थोड़ा सा, एक सेकंड। तो इसका 5600 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेने जाए, सीधा फॉर्मूला लगा देना, बस PR²/100 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार 55 टॉफ़ी बेचकर 11 टॉफ़ी का लाभ कमाता है, अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन समझ में बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। उसने बोला 55 टॉफ़ी बेचकर मतलब ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य दे रखा कितना है, 55 है, और क्या बोल रहा है वो, 11 का
टॉफ़ी का लाभ कमाता है। लाभ कमाता मतलब वो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब कितना 11 का। तो आप यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हो। CP कैसे निकालोगे, यदि मैं विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका क्रय मूल्य कितना है। टॉफ़ी का 44 रुपये है। अब उसने पूछा है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। लाभ कितना होता है, 11 बटा क्रय मूल्य कितना है, 44 गुना 100 हो गया। 11 चौके 44, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे गलती यहाँ पे करके आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, आंखों ही आंखों क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन बहुत है। एक कंपनी 3 प्रकार की लगातार छूट प्रदान करती है। पहला प्रस्ताव 25% और 5% का, दूसरा प्रस्ताव 20 और 10% का, तीसरा प्रस्ताव 15 और 15% का। ग्राहक के लिए कौन सा अधिक है, मतलब कौन सा ऑफर अच्छा है। जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपसे पूछी जाए कि आपको ऑफ़र दे रखे होंगे तो उसमें से कौन सा ऑफ़र अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका है जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो ऑफ़र सबसे अच्छा होगा। ठीक है, कैसे, अब मुझे एक चीज़ बताइए आप, 25% और 5% का कितना मतलब होगा। 25 की गुना 5 में करोगे तो कितना होगा, 125% होगा। इसी प्रकार 20 की गुना 10 में करोगे तो 200% होगा। तीसरा ऑफर कितना है, 15 गुना 15, 15 गुना 15 कितना हो गया, 225 हो गया। अब मुझे बताइए जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, जिसका पैसा सबसे कम हो लगेगा तो वही तो सबसे ऑफर सबसे अच्छा होगा। तो 125 सबसे कम है तो कौन सा ऑफर सबसे अच्छा होगा, पहला ऑफर सबसे अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर ए। देख के ही आंसर आना चाहिए था इसको, तो देख आंखों ही आंखों में आंसर क्वेश्चन था ये। उम्मीद है समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ठोस अर्धगोले का आयतन कितना है, 1152 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चंस होते हैं इसके। आपको पता होना चाहिए, देखो आपको उसने पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है अर्धगोले का, आयतन हमें दे रखा है। आपको पता है कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तभी तो हम अर्धगोले का अर्धपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, क्योंकि अर्धपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आयतन कितना दे रखा, 1552 पाई, पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, आर क्यूब बराबर कितना हो गया, 2 से इसको काट देती हूँ, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिके 12। ठीक है, 276 गुना 3। देखा जाए कि मैं इसे गुना करूँगी तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और इतना क्यूब हमें याद नहीं होता। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मैं इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। तो 576 को हम कर सकते हैं 152 गुना 3 लिख सकती हूँ मैं। यदि 152 गुना 192 गुना 3 में करोगे तो 576 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्यूब निकालना है तो मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के लिख रही हूँ। अब 192 को कब क्या लिख सकते हो, 64 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 64 को 3 से गुना करोगे तो 192 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया आर क्यूब की वैल्यू। ठीक है, आर हटाऊंगी तो अंडर रूट हो जाएगा। ये 64 किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का क्यूब। ये 3 की क्यूब, आर से क्यूब हटाऊंगी तो ये अंडर रूट क्यूब में आ जाएगा। इस क्यूब से ये क्यूब कट गया, इस क्यूब से ये क्यूब कट गया। जो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज में हम करते हैं, उसने क्या पूछा है, अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो 2 गुना 22, नहीं आंसर पाई में ही दे रखा है तो यहाँ पे पाई में ऐसे रहने देती हूँ। r³ कितना निकालता, r था 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुना 12। ठीक है, तो 2π12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 14 दूनी 28, 1 29, 296 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 4 दूनी 8 होता है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, एक सेकेंड गलत होगी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, 14 दूनी 28 होता है, तो 288 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, एक सेकेंड क्या हो रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 28 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या करना है, आयतन से आर की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला कहीं लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप उसको याद कर सकते हो। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। r³ निकाली। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। वैल्यू पुट करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे का चतुर्थ अनुपातिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में या आपको मैं दे रही हूँ क्वेश्चंस करने के लिए, कल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ उस क्वेश्चन में। देखो पहले जो ये मिनट है ना, मिनट, क्योंकि आंसर घंटे में पूछा हुआ है, तो आपने क्या करना है, मिनट को घंटे में चेंज करना पहले। ठीक है, मतलब 2 घंटे 40 मिनट है। ठीक है, घंटे में चेंज नहीं करना, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा हाँ घंटे में चेंज करना। 2 घंटे 40 मिनट को आप कैसे लिख सकते हो, पहले वो करना। ठीक है, उसकी इसी प्रकार 1 घंटे 20 मिनट को भी चेंज करना आप घंटे में। 10 घंटे मतलब आप सिंगल घंटे में चेंज करना है आपने। थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ क्वेश्चन की आपको। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है A/B, समानुपाती होता है C/D। इसका तरीका होता है A/B बराबर होता है C/D, या A/D बराबर होगा B गुणा C। इस वाले मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना कि इसका आंसर कितना होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ। उम्मीद है यदि आपको आज का सेक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। यदि आपको मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको अच्छी क्यों लगी। आपको यदि आपको अच्छी भी नहीं लग रही है वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे आपको नए सेक्शंस के साथ, नई क्वेश्चंस को लेके कल आएंगे। और कल हम कोशिश करूँगी कल थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करा पाऊँ, और भी ज़्यादा, क्योंकि 20 वैसे तो 20 ही क्वेश्चंस आने इसके ज़्यादा नहीं आते हैं। लेकिन पेपर आई थिंक SSC का कभी भी अगले महीने मई में SSC MTS का पेपर हो सकता है। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि आपको किसी चैप्टर में कोई डाउट या कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन लिख के भी बता सकते हैं आप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।